आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। और इन प्रेमचंद के फटे जूते लिखने वाले लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। पहले हम लोग लेखक परिचय जो है वो जान लेते हैं। किसी भी लेखक का जब परिचय लिखेंगे तो हम लोगों को 4 पॉइंट लिखना जरूरी है। पहला क्या, जीवन परिचय होना चाहिए, रचनाएं होनी चाहिए, साहित्यिक रचनाएं होनी चाहिए और उनकी भाषा शैली कैसी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं लेखक परिचय पढ़ना। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, मतलब पढ़ाए। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियां में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है ये सब, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध है, निबंध संग्रह है। और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब प्रेमचंद के फटे जूते में जो है परसाई जी क्या चीज लिखते हैं, किन के बारे में लिखते हैं, वो ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध से परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे एवं प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। मतलब प्रेमचंद के फटे जूते पर लेखक जो है परसाई जी जो है, तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह का उनका जीवन था, किस तरह से उस सादगी भरे थे और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था, ये सब इस चैप्टर में उन्होंने इस पर लिखा है। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। उपहास मतलब मजाक उड़ाना, आग्रह निवेदन करना, कनपट्टी कानों के पास का हिस्सा, कैनवास एक प्रकार का मोटा कपड़ा, बंद फीता को बोलते हैं, बेतरतीब बेढंगे को बोलते हैं, पुरखा पूर्वज को, क्लेश मतलब दुख, संकोच शर्म को बोलते हैं, तगादा तकाजा को बोलते हैं, पनहिया देसी जुतिया को बोलते हैं, ट्रेजेडी दुखद बात को बोलते हैं, आनुपातिक मूल्य अनुपात के हिसाब से मूल्य तय करना, विडंबना दुर्भाग्य को बोलते हैं, युग प्रवर्तक युग के आरंभ करने वाले, नेम धर्म नियम पालन करने का अपना कर्तव्य मानना, ठाठ शान को बोलते हैं, बरकरार बचाकर, हौसला पस्त करना, जोश समाप्त करना, जंजीर बंधन को बोलते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रेमचंद के अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर पढ़ना, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है।
मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। अब लेखक परसाई जी जो है सो प्रेमचंद के बारे में बता रहे हैं। प्रेमचंद का एक पिक्चर फोटो जो है सो उनके सामने रखा हुआ है। तो लेखक क्या बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि उनकी नज़र जो है सो मुंशी प्रेमचंद के मतलब जूतों पर अटक जाती है। वो पिक्चर को जब देखते हैं तो वो जूते देखने से कैसे हैं, बेतरतीब बंधे हुए हैं, लेकिन उनके छेदों की जो पतरियां निकल आई हैं, मतलब फीता जो है ना उसमें लास्ट में जो होता है ना सो लोहे का पत्थर दिया होता है, तो वो निकल गया है, इसलिए वो जैसे तैसे बांधे हुए थे। बाएं पैर का जूता उंगली की दिशा से फटा था, उसमें से एक उंगली निकली दिखाई पड़ रही थी। इस बदहाली के कारण लेखक का नजर जो है सो जूतों पर ही जाके अटक जाता है। फटे जूते देखकर लेखक सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद का यह दुर्दशा है तो वास्तविक जीवन में इनका क्या हाल होगा। फिर मन में उनके विचार आता है कि प्रेमचंद का जो जीवन है सो दिखावा वाला नहीं है, दो तरह का नहीं है, अतः उनकी वास्तविकता और दिखावटीपन में कोई अंतर नहीं होगा। मेरे चेहरे की तरफ मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब इसमें लेखक जो है सो प्रेमचंद के बारे में क्या कर रहे हैं, साहित्यिक पुरखे जो है सो प्रेमचंद के लिए लेखक प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको लगता है क्या साहित्यिक पुरखे मतलब प्रेमचंद के चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास इसलिए है कि उनके लिए गरीबी और स्वाभिमान के जीवन से मतलब उनका जीवन जो था सो गरीबी और स्वाभिमान, थोड़ा सा भी उन्हें लज्जा संकोच नहीं है कि वो गरीब है, उनका जूता फटा हुआ है, उनका वस्त्र अच्छा नहीं है। तो क्या है उनके चेहरे पर बेपरवाही समाज की व्यवस्था पर एक व्यंग है। मतलब वो उस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, फोटो खिंचवाने समय आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पर बेपरवाही जो है समाज की व्यवस्था पर वो व्यंग कर रहे हैं। और गरीबी की मार सहते सहते प्रेमचंद का जूता फट गया है, जिसके कारण पैर की उंगली बाहर दिखाई दे रही। लेखक को ऐसा लग रहा है और लेखक को लग रहा है कि प्रेमचंद जो मुस्कुरा रहे हैं यह एक मुस्कान नहीं, उपहास है, मतलब मजाक है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक ही जूते पहन लेते या न खिंचाते। लेखक ऐसा सोच रहे हैं प्रेमचंद के बारे में। सर उन्हें लग रहा है कि मतलब अगर फोटो खिंचाना था तो अच्छे जूते पहन लेते या तो नहीं ही खिंचवाते, और वो फटे जूते पहन के वो फोटो भी खिंचवा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो लग रहा है कि जैसे वो अपने आप पर नहीं तो समाज की व्यवस्था पर वो मुस्कुरा रहे हैं कि समाज का जो व्यवस्था है दिखावटी वाला है उस पर हंस रहे। तब उनको अपने आप पर मतलब ये बुरा थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि उनका जूता फटा है या उनका ड्रेस अच्छा नहीं है। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अगर फोटो खिंचाना था तो अच्छे जूते पहन लेते या तो खिंचाते ही नहीं। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर फोटो बैठ गए होगे। फिर लेखक को लग रहा होगा कि उनका मन नहीं रहा होगा, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वो फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारे यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद का मतलब दुख को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रेमचंद का दुख को अपने अंदर वो महसूस कर रहे हैं और उनका इस तरह से फोटो खिंचवाना लेखक को बड़ा तकलीफ दे रहा है और वो चाहते हैं लेखक उनके इस दुख को देखकर उन्हें मतलब लगता है जैसा कि वो अब रो देंगे और उनकी आंखों का यह तीखा दर्द भरा
व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। मतलब रोना चाहते हैं, लेकिन जब प्रेमचंद का फोटो में उनकी आंख को देखते हैं तो लगता है उनका आंख में एक तरह का दर्द भी है और एक व्यंग भी है, जो लेखक को रोना तो चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते हैं, वो रोक देता है, रोने से रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट वर विदाई दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपर कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो से खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अब लेखक ऐसा बोल रहे हैं, लोग अपने फोटो को सुंदर बनाने के लिए उधार के परिधान मांगते हैं, उधार के जूते लाते हैं, उधार का कोट लाते हैं, यहाँ तक कि उधार की बीवी भी मांग लेते हैं। कई लोग तो फोटो खिंचाने के लिए इत्र लगा कर बैठते ताकि फोटो में से उसकी महक या खुशबू आ जाए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 रुपया न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब लेखक को ऐसा लग रहा है कि टोपी, मतलब ये टोपी तो 8 आने में मिलती है, कहने का मतलब है टोपी जो है सो सम्मानित व्यक्ति जो और ऊंचे लोग जो होते हैं सो टोपी पहना करते हैं। और जूते तो मतलब पैर का चीज हो गया, वो तो सबसे शरीर का निचला पार्ट होता है। आज जो है जो बिल्कुल ही अलग है, टोपी का ही महत्व नहीं जानता और जूता ही जो है सो लोग महंगा महंगा रखते हैं। टोपी सस्ता मिलता है, जूता जो है सो महंगा महंगा मिलता है। के साथ यह विडंबना रही है कि जीवन भर हिंदी के महान लेखक, उपन्यास सम्राट माने जाते रहे, किंतु फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेखक बोल रहे हैं, जो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। लेखक अपने जूते के बारे में बता रहे हैं। प्रेमचंद का तो जूता जो था सो सामने से फटा हुआ था, अंगूठा निकल जाता था, लेकिन लेखक का क्या ना, जूता ना फटा हुआ, आगे से अंगूठा नहीं निकला था लेकिन दिखाई देता था, लेकिन नीचे का जो तला था सो फटा हुआ था। अंगूठा जमीन से खींचता और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता था। लेखक बोल रहे हैं अपने जूते के बारे में। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानता, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। अपने जूते और लेखक अपने जूते और प्रेमचंद के जूते से वो तुलना कर रहे हैं। लेखक का मतलब कहने का क्या है, हाँ लेखक जूता का मतलब जूता से ही यहाँ मतलब नहीं है। लेखक जो है इसको व्यंग के तौर पर ये बात बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि लेखक का जो जूता है सो आर्थिक स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं है। देखने से क्या है, मेरी लेखक जो बोले उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, पर उनके जूते की जो उंगली बाहर नहीं निकली है, परंतु अंगूठे के नीचे तले फटी है। उनकी उंगलियां तो प्रयास पूर्वक ढक रही है, किंतु तला घिसने के कारण पंजे नीचे से गिर मतलब घिस रहे हैं। वे जो कह रहे हैं कि वो पर्दे में बने रहना चाहते हैं, वो मतलब दिखाना नहीं चाहते उनके जूते का तला घसा है। अपनी दुर्दशा को छुपाते हैं लेखक जो है, और प्रकट नहीं होने देते कि उनकी हालत बुरी है। परंतु प्रेमचंद ऐसे लेखक नहीं थे जो अपनी दुर्दशा को छिपाते, अतः उन्होंने जूते से उंगली दिखती रही तो कभी इसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की। प्रेमचंद फटा हुआ जूता भी बड़ी शान से पहन रहे थे और फटे हाल जीवन जीकर भी मौज मस्ती और बेपरवाही में रहे। लेखक ऐसी गरीबी में मौज में नहीं जी सकते थे। लेखक जो थे, सो ऐसा अगर होता, उनको तकलीफ वगैरह होता तो लेखक ऐसी जिंदगी अपनी गरीबी मौज से नहीं जी सकते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रेमचंद बिल्कुल इसके अलग थे, इतना गरीबी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा सहज और सरल बने रहे। लेखक अगर अपना इस तरह का फोटो प्रेमचंद की तरह अगर खिंचवाना चाहे तो वो खिंचवा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा पसंद नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी छवि वो खराब नहीं होने देते। लेखक ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद को इनसे कोई लेना देना नहीं था। उनमें कोई दिखावटीपन नहीं था, एकदम सीधे और सरल थे। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो,
मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक ऐसा बोल रहे हैं, वो इस तरह से फोटो नहीं खिंचवा सकते थे, क्योंकि वो जो अपनी छवि वो नहीं खराब होने देना चाह रहे थे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? अब लेखक को लग रहा है कि प्रेमचंद का जो मुस्कान है सो उनके हौसले को पस्त कर देती है। फिर उनको लगता है यह कौन सी उनका मुस्कान है। प्रेम की दृष्टि प्रेमचंद से भिन्न है। वह जीवन में पर्दा अवश्य चाहते हैं। वह चाहते कि उसकी गरीबी तथा अन्य कमजोरी छिपी रहे, समाज में उनकी कमियां न प्रकट हो। प्रेमचंद जो है सो पर्दे का महत्व नहीं देते थे, वो अंदर बाहर से एक जैसे थे। वे अपनी दुर्दशा को ढककर अपनी अच्छी छवि बनाने के फेर में नहीं पड़े थे, लेकिन लेखक ठीक इसके विपरीत थे। होड़ी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू को खेत चढ़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। पनिये के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। लेखक जो है सो प्रेमचंद के बारे में बोल रहे हैं। क्या प्रेमचंद के फोटो में एक व्यंग मुस्कान है। लेखक जानना चाहते कि प्रेमचंद जीवन भर कष्ट और संघर्षों में जिए हैं। उन्होंने गरीबी और शोषण के दृश्य को केवल देखे नहीं बल्कि स्वयं भोगे भी है। वह स्वयं बहुत गरीब रहे प्रेमचंद, जो यहाँ तक कि साबित जूते भी नहीं पहन सकते थे, मतलब सही जूते भी नहीं पहन सकते। फिर भी वे इतने जिंदा दिल थे कि किसी पर व्यंग से मुस्कुरा सके। लेखक की यह जिंदा दिली उसके हौसले पस्त कर देती है। लेखक के हौसले को पस्त कर देती है। मतलब प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का एक कारण और प्रतीत होता है कि संसार में सरेआम अन्याय हो रहा है, भीषण शोषण हो रहा है, लोग इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। लेखक का सरासर हार है, परंतु हारने के बावजूद यह दुर्दशा स्थितियों की चुनौती दे रहा है। व्यंग में मुस्कान की चुनौती है। फिर लेखक क्या बोल रहे हैं कि होड़ी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह जीवन भर एक गाय को पालने की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, परंतु कहानी में जो होड़ी के साथ हुआ है उस पर वो लेखक जो है सो पूछ रहे हैं कि तुम मतलब इस तरह से जो कहानी लिखे हो, गोदान जो लिखे हो, तो क्या तुम्हारे मुस्कान में यह कौन सा मुस्कान है? होड़ी के साथ जो हुआ उस तरह का मुस्कान है? तो समाज की व्यवस्था में शोषक पंडितों पर एक तरह से व्यंग किए हुए हैं। तो ये सब बताया गया कि समाज में किस तरह से लोगों के साथ अन्याय होता था, क्या होता था। इस प्रकार जो है सो प्रेमचंद लिखते हैं। प्रेमचंद के गोदान में इस तरह का होड़ी के साथ क्या क्या होता है। उसे गोदान में मतलब एक वो गाय खरीदता है। वो गाय जो है सो नील गाय जो है तो खेत चढ़ जाती है। उसके बदले में क्या होता है ना, उसे गोदान मांगा जाता है। औरत उसकी मर जाती है तो उसको कफन का चंदा के लिए उसे पैसा उसे लेना पड़ता है। तो उसका बदले पैसा मिलता है तो क्या करता है वो उस पैसे का शराब पी जाता है। तो एक तरह से समाज पर एक तमाचा, समाज में क्या क्या हो रहा है इस पर वो विरोध दिखा रहे हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई बिस्तर गयो हरि नाम। है कि चक्कर लगाने से जो जूता जो है सो फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर से सिकरी आने जाने से घिस गया था। उसे बड़ा इसका पछतावा हुआ। उसने क्या कहा, आवत जात पनैया घिस, मतलब आने जाने से जो है सो घिस जाता है। बिसरो गए हर न हरि नाम, और भूल गए हरि का नाम जपना। ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। और ऐसे बुलाने वाले को जिनके देखे मतलब जिनके देखने से दुख मतलब बढ़ता है, उपजता है, तो उनको क्या करते हैं वो सलाम करते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक बोल रहे हैं कि जूता तो चलने से घिसता है और उससे फट जाता है, लेकिन तुम तो मतलब चले नहीं, तो तुम्हारा ये जूता कैसे फट गया, आगे से कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। के अनुसार प्रेमचंद अपने जूते से रास्ते के किसी सख्त चट्टान पर ठोकर मारी होगी।
तब उस चट्टान से बचकर निकले होंगे। या तो भरसक हो सकता है, रास्ते से चट्टान को हटाने का प्रयास किया होगा। यहाँ मतलब कहने का क्या मतलब, समाज की कुरीतियों से जूझे होंगे और उनसे बचने के बजाय भरपूर संघर्ष किया होगा, जिसके कारण उनके उनके कारण उनके जूते फट गए होंगे, अर्थात जीवन उनका कष्टमय रहा होगा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों का पर्दाफाश किया, शोषण, गरीबी, महाजनी आदि प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समस्याओं से बचकर निकलने का प्रयत्न नहीं किया, समझौतावादी नहीं थे। ठोकर मारने का अर्थ क्या होता है कि संघर्ष करना, चोट करना। टीला का मतलब क्या होता है, पहाड़ पत्थर नहीं होता है। यहाँ टीला का प्रयोग जो किया गया है ना, समाज को पथभ्रष्ट करने वाली शक्तियां के बारे में बताया गया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, लेखक बोल रहे हैं। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। अब लेखक जो है सो बोल रहे हैं, प्रेमचंद के बारे में बोल रहे हैं कि तुम जो मतलब समाज के लिए इस तरह से काम करते हो, उस पर लिखते हो, उसके बुराइयों का ये करते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सब काम किया जाए। तुम इस चीज को अनदेखा भी कर सकते हो, लेकिन लेखक जो है प्रेमचंद जो है सो ऐसा नहीं करते। समाज में जितना भी शोषण है, बुराइयां है आदि है, महाजनी प्रथा है, ये सब का विरोध करते हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि नदी से उनका तुलना कर रहे हैं। नदी जो है सो क्या होता है ना, जब रास्ते में टीला उला जब आता है तो क्या होता है, अपना रास्ता मोड़ लेती है, लेकिन तुम उस टाइप के नहीं हो। तुम्हारे सामने जो समस्या आती है तुम उसका समाधान करते हो, उससे मुंह नहीं मोड़ते हो। कहने का मतलब तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होड़ी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। प्रेमचंद जीवन से समझौता नहीं किए, कुरीतियों से लड़े। उनके जीवन में भी कमजोरी थी, जो गोदान के उपन्यास के नायक होड़ी जो है उसके जीवन में था। होड़ी को भी उसका नेम धर्म जो है सो ले डूबा। उसने कितने भी कष्ट उठाए, किंतु अपना नेम धर्म, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा। यह नैतिकता मानो होड़ी के लिए बंधन थी, उसे वह मानसिक रूप से स्वीकार कर चुका था। वह चाहकर भी मर्यादा के बंधन को नहीं तोड़ सकता था। परंतु प्रेमचंद चित्र में जिस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, उससे लगता है कि उनके लिए भी नेम धर्म बंधन नहीं था, बल्कि मुक्ति थी। उन्होंने नेम धर्म को मजबूरी में नहीं, संस्कारों के कारण नहीं, अपनी सोच समझ कर, कर्तव्य समझकर अपनाया था। उन्होंने नेम धर्म अपनाकर मुक्ति का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया। उन्होंने कभी अपनी नैतिकता को गिरने नहीं दिया। वे अपने मूल्यों से पतित नहीं हुए। अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए चुपचाप संघर्ष किया और गरीबी झेली। तुम्हारे यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब लेखक को ऐसा लग रहा है कि उनका जो पांव का उंगली जूता में से दिखाई दे रहा था, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब किसी घृणित लोग मतलब घृणित चीज की तरफ लोग इशारा करते हैं तो हाथों की उंगली से इशारा करते हैं। लेकिन उनका जो पांव का उंगली निकला हुआ था, तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो घृणित की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम क्या इसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? अब लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पांव का उंगली का जो इशारा है, तो क्या तुम उस ओर इशारा कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा जो जूता है सो फट गया? मतलब कि मुसीबतों को ठोकर मार मार के तुमने अपना जूता को फाड़ लिए हो। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद को बोल रहे हैं कि तुम्हारा यह मुस्कान, तुम्हारी उंगली का यह इशारा, ये सब भी मैं समझता हूँ। यह तुम्हारा व्यंग वाला मुस्कान, वो भी मुझे समझ में आता है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। लेखक को लग रहा है ऐसा कि प्रेमचंद जो है सो हम पर या हम सभी पर, और जितने सारे लेखक सब हैं उन सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, और उन पर भी हंस रहे हो जो कि अपना उंगली छिपाए हुए है और जिसका तलवा भी घस गया है। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, और उस पर भी कि जो समस्या को देख रहे हैं और साइड होके निकल जा रहे हैं, तुम उस पर भी हंस रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकरे मार मार कर जूता फाड़ लिया। तुम तो बता रहे हो कि समाज की समस्याओं से जूझने के लिए तुमने बहुत सारे संघर्ष किए, इसकी वजह से तुमने तो अपना जूता फाड़ लिया, उसकी वजह से उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है।
और मैं चलता रहा और मैं उनका उंगली जूता से उंगली लेखक का मतलब जूता से उंगली बाहर नहीं निकला था, लेकिन उनका तलवा घिस गया था। तुम तो अपने पैर को बचा पाए, लेकिन हम जो है सो उंगली के चक्कर में अपने पैर तक को नहीं बचाए। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? प्रेम उनको लेखक को लग रहा है कि प्रेमचंद ऐसा बोल रहे हैं, तुम तो अपने उंगली को बचाने के चक्कर में अपने तलवा को ही नाश कर दिए हो, तो तुम कैसे चल पाओगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अब लेखक क्या है जो प्रेमचंद को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुस्कुराकर कह रहे हैं, मैंने तो मुसीबतों को ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। ऐसा लेखक को लग रहा है कि प्रेमचंद बोल रहे हैं। मेरी उंगलियां जूता फाड़ कर बाहर निकल आई, परंतु पांव बचा रहा, इसलिए मैं आगे चलता रहा। कहने का मतलब क्या है? मैं कुरीतियों से जूझा, मैंने संकट सहे, गरीबी झेली, किंतु अपने आत्मबल को बचाए रखा। इसी के बल पर मैं आगे भी साहित्य लेखन कर रहा हूँ। परंतु जो लोग दिखावटी जीवन जीने में अपना आत्मबल खो रहे हैं, उनका क्या होगा? वो आगे और साहित्य लेखन कैसे करेंगे? इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि मैं आपका मतलब फटा जूता का भी बात समझता हूँ, आपकी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और आपकी व्यंग मुस्कान भी समझ रहा हूँ। तो प्रेमचंद उन सभी लोगों पर हंस रहे हैं जो ऊपर से अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं, किंतु अंदर ही अंदर उनसे पीड़ित है। वे उन पर भी हंस रहे हैं जो सामने आई कुरीतियों और मुसीबतों से बचकर अगल बगल से भी निकल रहे हैं, वो सभी पर हंस रहे हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।